अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। तो आज ना मैंने जल्दी नावल शुरू करने के बारे में सोचा है क्योंकि कल जो हादसा हुआ है मेरे पास स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से, एक्चुअली मेरा नेट ख़राब हो गया था रात को, वरना मैं ये वाले पहले पोस्ट कर देती तो मसला नहीं होता। लेकिन रात को शुक्र अल्लाह पाक का कि लास्ट वाला जो सीन था ना, लास्ट वाली जो लाइन थी, सिर्फ उस पर जाके गड़बड़ हुई है, बाकी पूरा नावल पूरी एपिसोड रिकॉर्ड हो गई थी। तो आज हम पहले ये वाली रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, उसके बाद मैं रात को दूसरी लिखूंगी तब मैं पोस्ट करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के एपिसोड में। मेरी तन्हाई मेरी जहाँ पे बनी है साइयाँ, किस्त नंबर 3, तहरीर अरीज शाह। किंजा का इर्तिज़ा को अपनी तरफ देखते रहना इर्तिज़ा से छुपा हुआ ना था। वो कोई छोटा बच्चा ना था जो एक लड़की की नज़र को पहचान न सकता। किंजा के हर रूप हर अंदाज से वो इसके अंदर का हाल का अंदाज़ा लगा चुका था, लेकिन इसकी जज्बात को वो हवा नहीं दे सकता था क्योंकि इसके दिल और दिमाग पर सिर्फ एक ही लड़की का हक था और वो थी इसकी शानी। किंजा का छुपा कर इसको देखना, इसे देख कर मुस्कुराना, बाकी सबके सामने तो शायद थोड़ा लिहाज कर जाती थी, लेकिन अगर इत्तेफाक से वो अकेले में इसके सामने बैठा हो तो वो शर्म और हया भुला कर इसे घूरने लगती थी। ये इर्तिज़ा ने अब साफ लफ्ज़ों में इससे बात करने के बारे में सोचा था। वो शानी से तो ये बात शेयर नहीं कर सकता था, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। अब वो इस तरह से इसकी फ्रेंड को इसकी नज़रों से गिराना नहीं चाहता था। इसे लगता था कि शायद जो कुछ वो समझ रहा है वो सिर्फ एक गलत फहमी है, लेकिन बहुत जल्दी इसकी गलत फहमी दूर हो गई थी क्योंकि इसने नोट किया था कि वो इर्तिज़ा को शानी के पास नहीं बैठने देती, शानी को किसी न किसी काम में उलझा के रखती है, और अगर वो इसे अपने साथ चलने को कहता है तो न जाने शानी क्यों इसे भी अपने साथ घसीटने लगती है। इस शानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यूके में बहुत सारी लड़कियां थी जो इसके पीछे पड़ती थी, इसीलिए इन सब में से इस सब से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इस तरह की नज़रों का वो आदी था, लेकिन अब वो इसके और शानी के बीच आ रही थी और ये चीज़ इर्तिज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रात का 1:15 बज रहा था। वो अपना कुछ ज़रूरी काम करके फ़ारग हुआ तो वो अब सोने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान आने के बाद से लेकर अब तक वो बाबा और दादों को शादी के लिए कह रहा था और अब रुखसती चाहता था, शानी से दूर नहीं रह सकता था, लेकिन बाबा ने ये शर्त रख दी थी कि वो बिज़नेस संभाले, और वो भी इर्तिज़ा के बाबा थे। अगर वो अपनी बात मनवा सकता था तो वो क्यों नहीं। इर्तिज़ा ने इनकी शर्त मान ली और अब वो बिज़नेस समझने की कोशिश कर रहा था। एक खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत तो करनी ही थी, लेकिन ये खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी के हवाले से जिसके लिए वो ख्वाब सजा रहा था, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, वो मोहतरमा तो घोड़े बेच कर सो रही थी। अभी कुछ देर पहले वो इसे चाय का बोलने गया, मगर इसको सोता देकर वापस लौट आया। कब आओगी मेरी ज़िंदगी में शानी? तुम मेरे लिए क्या हो? तुम जान हो मेरे ख्वासों पर, मेरी अपनी सोचों में मसरूफ़। वो ये भी ना देख पाया कि कब इसके कमरे में किंजा दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर दिया। किंजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रिश्ते में इसकी कज़न थी, लेकिन इर्तिज़ा ने हाय हेलो के अलावा इससे कभी कोई बात ना की थी और ना ही करने का इरादा रखता था। इर्तिज़ा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए आई हूँ। वो कुछ घबराई हुई लग रही थी। हम सुबह बात करेंगे, तुम जाओ इस वक्त यहाँ से। वो बरहम हुआ। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त आपसे बात करनी है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन ले। वो मिन्नतें करने लगी। देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। हमने जो भी बात करनी है कल सुबह करेंगे। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ इर्तिज़ा, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, मैं आपके बगैर मर जाऊँगी। वो इसके करीब आकर बोली और इधर इसके चेहरे के तासरात जाने लगे, लेकिन किंजा को जल्दी ही एहसास हो गया कि सामने खड़ा वजूद को इसके इजहार से कोई फ़र्क ना पड़ा था। वो शख्स पहले भी इसकी नज़रें पड़ चुका था। इर्तिज़ा, सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसने यकीन दिलाना चाहा तो इसका लहजा सफाक था। क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? किंजा रंधी हुई आवाज़ में बोली। मुझे क्यों कोई फ़र्क पड़ेगा भला? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि मुझसे मोहब्बत करो, तुमने अपनी मर्ज़ी से ये राह चुनी है। हर इंसान के अंदर अपने जज्बात को काबू करने की सालियत होती है। अगर तुम चाहती तो अपने जज्बात को काबू कर सकती थी। तुमने अपने दिल को इतना बागी क्यों होने दिया जो शादीशुदा मर्द से मोहब्बत कर बैठे? ये मत कहना कि तुम मेरे निकाह के बारे में नहीं जानती थी। तुम मुझे बहुत पहले से चाहती हो, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो हम पहली बार तब मिले थे जब मैं यहाँ से इंग्लैंड गया था, और इस दिन तुम्हारी फूफो ने तुम्हारे सामने तुम्हें मेरे और शानी के निकाह के बारे में बताया था। इससे पहले तुम्हारे बाबा का मिसेस एहसन से कोई ताल्लुक़ नहीं था। किंजा एहसन की दूसरी बीवी रुखसाना के कज़न की बेटी थी, जिसका राब्ता काफ़ी अरसे बाद हुआ था। ये जानते हुए भी कि मेरा निकाह हो चुका है और मैं इस लड़की को चाहता हूँ, इससे मोहब्बत करता हूँ, तुमने अपने दिल में मेरे लिए ऐसे जज्बात पैदा ही क्यों होने दिए? गलती तुम्हारी है, तुम सुधारो।
तुम्हें यहाँ मेरे पास आने से पहले सोचना चाहिए था कि मेरी ज़िंदगी में यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ शानी से मोहब्बत करता हूँ। इर्तिज़ा का इरादा इस लड़की का दिल दुखाने का नहीं था। वो जानता था अगर इसने इस लड़की को ज़रा सी भी शय दी तो वो कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर वो इसकी मोहब्बत को अहमियत देते हुए ये कहता कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए इसने इससे इस तरह से बात की थी, क्योंकि वो जानता था जहाँ नाकदरी की जाए वहाँ उठकर चलने की हिम्मत पैदा हो ही जाती है। लड़की जब एक बार अपने दिल में किसी को बसा ले तो मरते दम तक इससे मोहब्बत करती है। वो किसी लड़की को यूं बीच चौराहे छोड़कर नहीं जा सकता था। इसने कहीं बार देखा था अपने ऑफिस के वर्कर्स की इंसल्ट की, फिर वही वर्कर इसके लिए बेहतरीन काम करके लाते थे। वो जानता था अगर वो इस वक्त इस तरह से इंसल्ट नहीं करेगा तो वो कभी अपने जहन से इर्तिज़ा को नहीं निकालेगी। अपनी मोहब्बत की नाकदरी पर वो आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेगी, और ऐसा ही हुआ। वो रोते हुए इसके कमरे से बाहर भाग गई थी। आई एम सॉरी किंजा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन जो राह तुमने पकड़ी है वो गलत है। मेरी ज़िंदगी में शानी के अलावा कभी कोई लड़की नहीं आ सकती। मैं शानी की मोहब्बत को अपने दिल में इस हद तक बसा चुका हूँ कि मेरे दिल में मेरे लिए भी जगह नहीं बची। शानी अभी फ्रेश होकर बाहर सबके पास आकर बैठी थी। सब लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थे, जबकि वो किंजा से अपनी क्लास के बारे में बातें कर रही थी। नानो, मैंने ना परफॉर्मेंस करनी है इस साल। हमारे कॉलेज में एक्टिंग शो हो रहा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है। किंजा ने मुझे कहा कि मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे पता है कौन सा किरदार मिला। वो फुल एक्साइटमेंट बनाते हुए बता रही थी। जब इर्तिज़ा भी इनके पास आकर बैठा, किंजा ने बेइख्तियार पहलू बदला, जबकि इसका सारा ध्यान शानी की तरफ था और इसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। अरे पूछे ना सब कौन सा। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि कोई भी इसकी बात में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। हाँ भाई बताओ कौन सा, मामू ने पूछा। लैला का, ड्रामे की हीरोइन का। इसने इतराते हुए इर्तिज़ा को देखा। जवाब में वो मुस्कुराया। फिर तो इन्हें मजनू की भी ज़रूरत होगी, कहो तो मैं आ जाऊँ। वो इसी के अंदाज़ में बोला था। जी नहीं, आपकी ओवर एक्टिंग की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मजनू कोई पाकिस्तान का नहीं तुर्की का है। तुर्की का मजनू। इर्तिज़ा कहकर लगाकर हंसा, और इसकी इस तरह से हंसने पर वो हमेशा की तरह मुंह बना कर बैठ गई। ये कौन सा कलर पहना है तुमने, जाओ चेंज करके आओ। इसने इसकी नाराज़गी को कोई अहमियत ना देते हुए कहा। क्या मतलब कौन सा कलर पहना है, इतना प्यारा तो सूट है। बिल्कुल भी प्यारा नहीं है, जाओ चेंज करो, और आइंदा ये कलर मत पहनना। इसने हुक्माना अंदाज में कहा। मैं नहीं जा रही चेंज करने, इतना अच्छा सूट है, मैंने इसी हफ्ते लिया था और ये बहुत अच्छा है। वो अपनी नाराज़गी दिखाते हुए बोली। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, जाओ जाकर फ़ौरन इसे चेंज करके आओ। इस बार इसकी आवाज़ खासी ऊँची थी। इर्तिज़ा, तुम, मामू ने कुछ कहने की कोशिश की। शानी, तुम जा रही हो कि नहीं, इसने एहसन को इग्नोर करते हुए कहा। जहाँ बाप की बात नहीं चलती वहाँ इसकी क्या चलती। वो मजबूर होकर उठी, अपने कमरे में चली आई और फिर 10 मिनट के बाद रेड कलर का सादा सा लॉन का सूट पहनकर बाहर आ बैठी। ऐसे कलर पहनो, सूट करते हैं तुम पर। वो मुस्कुराया, जबकि इसकी मुस्कुराहट ने किंजा को आग लगा दी थी। अच्छा चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। वो गुस्से से मुंह फेर गई। अरे मेरा प्याला सा बेबी रूठ गया। वो मुस्कुराते हुए इसके पास आ बैठा और इसे मनाने लगा। मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी। इन्हें इस तरह से रूठते मनाते देख नाना और मामू उठकर बाहर निकल गए थे, जबकि ये तो सच था, इर्तिज़ा को शर्म आनी ही नहीं थी। अच्छा बाबा, अब शोली चलो ना, शॉपिंग करवाऊंगा और फिर तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए भी लेकर जाऊंगा, फिर डिनर करके घर आएंगे। इसने इसका मूड अच्छा करने के लिए कहा था। चलो किंजा, तुम भी हमारे साथ चलो, इसने किंजा से कहा, जो बाज़ाहिर कुछ फासले पर अपने कॉलेज का काम कर रही थी, लेकिन इसका सारा ध्यान इन्हीं दोनों की तरफ था। वो क्या करेगी हमारे साथ जाकर, इसने फ़ौरन बोला था। क्या मतलब क्या करेगी, इंजॉय करेगी, शानी ने कहा। और सारा दिन घर पर रहकर भी इसने क्या करना है, बेहतर है ना कि हमारे साथ चले शानी, हम डेट पर जा रहे हैं। इसने शानी के कान में कहा। वो मेरी दोस्त है, मैं सारा दिन इसे बोर होने के लिए तो नहीं छोड़ सकती ना। किंजा फटाफट जाओ, तैयार हो, चेंज करके आओ, शानी ने कहा। इसे लगा कि किंजा खुद ही मना कर देगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। शानी के पास एक बार कहने की देर थी कि किंजा फ़ौरन से उठी और अपने कमरे में तैयार होने चली गई। शॉपिंग डिनर 1 मिनट के लिए वो शानी से अलग ना हुई थी। अब तो इर्तिज़ा को ऐसा लगने लगा था जैसे वो जानबूझकर इसे शानी से दूर कर रही है। इसे किंजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शानी के सामने वो निकाल नहीं सकता था। चलो शानी घर चलते हैं अब, इसने उकता कर कहा। अरे अभी तो आइसक्रीम खाई ही नहीं, शानी ने कहा। आइसक्रीम फिर कभी, चलो अभी घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। देर कहाँ हुई है, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं और आप लोग तो 11 बजे वापस आते हैं, किंजा ने कहा। हाँ लेकिन तब हम दोनों अकेले होते हैं। मेरा मतलब है शानी मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं संभाल सकता हूँ। तुम हमारे घर मेहमान हो, मैं नहीं चाहता कि मिसेस एहसन परेशान हो, इसने ठहर ठहर कर कहा। अरे मैं इनको बता कर आई हूँ, किंजा मेरे साथ जा रही है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी। चले ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। इसने इर्तिज़ा की बाहों में अपना
हाथ डालते हुए कहा, अच्छा बाबा चलो। इसने मुस्कुराते हुए शानी के गिर्द अपना घेरा बनाया और इसे अपने साथ ले जाने लगा, जबकि इन्हें इतना करीब देख कर किंजा अंदर तक जल उठी थी। नहीं बर्दाश्त कर सकती पुप्पो, प्लीज़ कुछ करें, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। आपने कहा था ना वो मेरा होगा, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करें। सब्र करो किंजा, तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा है जाकर इसे बता दो कि तुम इससे प्यार करती हो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तुमने खुद की है। मैंने कहा था मैं इसे शानी से अलग कर लूँगी, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब ये रोना धोना बंद करो, हो सकता है तुम्हारी बदनामी हो जाए, लेकिन इर्तिज़ा को पाने के लिए तुम इतनी बदनामी तो बर्दाश्त कर लोगी। बदनामी पुप्पो, आप क्या करने वाली हैं? किंजा ने घबरा कर कहा। वही जो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। रुखसाना मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। या अल्लाह, ये क्या करने वाली हैं? जो भी करें बस इर्तिज़ा मेरा हो जाए, मुझे बस इर्तिज़ा चाहिए। किंजा को अंदाज़ा ना था कि पुप्पो इसके साथ क्या करने वाली है। इसे बस ये पता था कि इसे इर्तिज़ा चाहिए। इर्तिज़ा के लिए इसके दिल में जागी मोहब्बत जगाने वाली इसकी अपनी पुप्पो ही थी, और अब इनका ये कहना था कि इर्तिज़ा को हासिल करने के लिए भी वो इसकी पूरी पूरी मदद करेंगी, जो भी था जैसा भी था। अब इर्तिज़ा के लिए वो थोड़ी सी तो तकलीफ़ सह ही सकती थी। इससे पहले शानी बुरी ना लगती थी, शानी इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन अब वो इसके लिए इसकी सौतन बन गई थी। पहले वो इसको बहुत चाहती थी, लेकिन अब इसे शानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसका हर वक्त इर्तिज़ा के साथ चिपके रहना, इर्तिज़ा का इसे अहमियत ना देना, यहाँ तक कि इसकी मर्ज़ी के कपड़े पहनना, ये सब किंजा को जलन में मुब्तला कर रहा था। पुप्पो ने इसके सामने इर्तिज़ा की तारीफ़ें कर करके इसके दिल की दुनिया हिला कर रख दी थी। वो खूबसूरत था, बेशक वो खूबसूरत 3 मर्दों में शामिल होता था, लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड का शोहर था। इस रात इर्तिज़ा ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर वो चाहती तो अपने बेलगाम जज्बात को लगाम डाल सकती थी, लेकिन इसने ऐसा ना किया क्योंकि पुप्पो इसको सपोर्ट कर रही थी। इनका कहना था कि मैं इर्तिज़ा की शादी तुमसे करवाऊंगी, लेकिन कैसे? इस बात का इसे अंदाज़ा हो चुका था कि पुप्पो को सिर्फ़ और सिर्फ इर्तिज़ा की दौलत से मतलब था, और इससे नफ़रत की वजह सौतेली औलाद, और सौतेली औलाद से कोई भी मोहब्बत नहीं करता। वो इस वक्त रिहर्सल रूम में थी जब लोग अपने अपने डायलॉग्स याद कर रहे थे। वो भी इनके साथ अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। सर तंजील यहाँ आए। हेलो स्टूडेंट्स, कहाँ तक पहुँची तुम लोगों की तैयारी? उन्होंने दोस्ताना अंदाज में कहा। सब लोग एक्साइटेड होकर अपनी अपनी तैयारियों के बारे में बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने मजनू का पूछा तो शानी और इसके साथ दूसरे स्टूडेंट को सामने लाया जो तुर्की से आया था। वो अपने सामने इनको प्रैक्टिस करवाने लगा। प्रैक्टिस के दौरान शानी ने तो नहीं, लेकिन किंजा ने एक बात बहुत ज़्यादा नोट की थी। सर तंजील बार बार शानी को देख रहे थे। इनकी नज़रें में कुछ ऐसा था जो किंजा को बहुत अजीब लगा। जब वो दोनों क्लास से निकली तो सर तंजील ने पीछे से शानी को पुकारा, मिस्टर शानी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी सर, कहें, आप क्या कहना चाहते हैं? वो पूछने लगी। दरअसल मैं आपके वालिदैन से मिलना चाहता हूँ। वो अपनी बात करके खामोश हुआ तो शानी कुछ कंफ्यूज हो गई। ये आदमी इसके वालिदैन से क्यों मिलना चाहता था? अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी तो इसे बताना चाहिए। अब क्या एक्टिंग के लिए भी वो अपने वालिदैन की डांट सुनेगी? शानी को तो कम से कम यूँ ही लगा था, क्योंकि आजकल वो क्लास में ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। क्यों सर? शानी ने पूछना बेहतर समझा। शानी के वालिद यहाँ नहीं होते, वो तुर्की में रहते हैं। ये यहाँ अपने मामू और नानी के साथ रहती है। इससे पहले कि शानी कुछ कहती किंजा बोली, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? तंजील ने पूछा। क्यों नहीं सर, ज़रूर आएँ, किंजा ने कहा। लेकिन शानी वजह पूछना चाहती थी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं बस आपसे यही पूछना चाहता था। बहुत जल्द आपके घर आऊँगा इंशाल्लाह। तंजील इतना कहकर निकल गया, जबकि शानी किंजा को घूरने लगी। तुम्हें क्या ज़रूरत है इन्हें इन्वाइट करने की? पता नहीं क्यों आना चाहते हैं हमारे घर। अरे यार, वो पूछ रहे थे, अब मुँह पर इनकार तो नहीं कर सकते ना। क्या सोचेंगे कितने बदतमीज़ स्टूडेंट है। हमारे कॉलेज के लिए टीचर की इज़्ज़त भी नहीं करते। किंजा इतना कहकर कैंटीन की तरफ चली गई, जबकि शानी की सुई वहीं अटकी थी। आखिर सर तंजील हमारे घर क्यों आना चाहते हैं? किंजा परसों रात मैं तुम्हारे कमरे में जा रही थी, लेकिन तुम अपने कमरे में नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें इर्तिज़ा के कमरे से निकलते देखा। वो सब लंच कर रहे थे जब रुखसाना बेगम ने किंजा को मुखातिब किया। किंजा तो घबरा गई, कभी अपनी पुप्पो को तो कभी इर्तिज़ा को देख रही थी। तो क्या पुप्पो की ये प्लानिंग थी? जबकि शानी इर्तिज़ा को देख रही थी। इर्तिज़ा ने एक नज़र शानी को देखा और फिर खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। जो पुप्पो वो मैं किंजा पुप्पो का इशारा समझते हुए पकड़े जाने की एक्टिंग करने लगी। इतना क्यों घबरा रही हो किंजा, सच बता दो। इर्तिज़ा बेफिक्री से बोला। जी। किंजा ने सवालिया अंदाज में इर्तिज़ा की तरफ देखा। किंजा, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम सच्चाई नहीं छुपा सकते, और वैसे भी 2 दिन बाद तो शानी को अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगा। इर्तिज़ा ने कहा। तो वो इसे देख कर रहेगी। इर्तिज़ा किस बारे में बात कर रहा था किंजा नहीं समझ पाई। अरे बोल तो रहा हूँ यार, मिसेस एहसन ने वैसे भी सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया है। अब बता ही दो इसे कि हम इसके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे। इर्तिज़ा ने शानी की तरफ देखा। 2 दिन के बाद इसका बर्थडे था। वैसे मिसेस एहसन, ये बात अगर आप हमसे अकेले में पूछती तो हम आपको अपने प्लान में ज़रूर शामिल करते, लेकिन आपने इर्तिज़ा ने इन्हें देखते हुए तंज़ किया, जबकि इनकी यहाँ पर सबके सामने बैठकर बात करने की गहराई और मतलब को वो समझ चुका था। तुमने मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं वो कुछ शर्मिंदा हुई है। अब क्या फ़ायदा आपके वरना का?
इर्तिज़ा शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोला और उठकर अंदर चला गया। वो हर साल शानी का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करता था। पहले पूरा साल सरप्राइज़ प्लान करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाया था। किंजा का इसके कमरे में आधी रात को आना किंजा के किरदार को सवालिया निशान बना रहा था और वो अपने लिए किसी लड़की की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए इसने किंजा को बदनामी से बचाने के लिए ऐसा किया, जबकि शानी के बर्थडे की तैयारी वो अकेले ही कर रहा था। थैंक यू सो मच इर्तिज़ा, आपने आज मुझे बचा लिया और अभी घर से निकलने। देखो किंजा, आज जो हुआ वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए बुरा था। कुछ भी हो सकता था। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम यहाँ पर कितनी बदनाम हो सकती थी। तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला जा सकता था, न जाने क्यों। आजकल की लड़कियों को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। अब जो भी मैंने कहा तुम भी वही कहना। शानी पूछे तो इसे यही कहना कि हम इसके बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। वो इतना कहकर चला गया, जबकि पुप्पो की प्लानिंग के बारे में समझकर इसे इन पर गुस्सा आने लगा था। वो इनके कमरे में आई। पुप्पो, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप ये सब कुछ करने वाली हैं? जानती हैं मैं कितना घबरा गई थी। अगर तुम्हें पहले बता देती तो तुम्हारे फेस पर ऐसे एक्सप्रेशंस ना आते। हमें शानी की नज़र में इर्तिज़ा को गिराना होगा। इसी कंडीशन में इर्तिज़ा तुम्हारा हो सकता है। आपको क्या लगता है पुप्पो, इर्तिज़ा के सामने शानी की चलती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर शानी इर्तिज़ा के खिलाफ हो भी गई ना, तब भी इर्तिज़ा इससे शादी कर लेगा। आप इसकी ज़िद से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। शायद आप भूल रही हैं इर्तिज़ा शानी का दीवाना है, शानी इर्तिज़ा की नहीं। शानी सिर्फ एक रिश्ता निभा रही है जिसमें इसकी मर्ज़ी हो या ना हो कोई मायने नहीं रखती। हमें इर्तिज़ा के दिल में से शानी के लिए गलतफहमी पैदा करनी पड़ेगी, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। पुप्पो ने कहा, हमारे टीचर आए हैं तुर्की से। वो शानी से कल घर आने की इजाज़त मांग रहे थे। मुझे यकीन है वो शानी का रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। अगर इर्तिज़ा के सामने ये बात साबित कर दी जाए कि शानी ने अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते को यहाँ बुलवाया है, तो समझे हमारा काम हो गया। किंजा ने बताया। वो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं? ये भी तो हो सकता है वो ऐसे ही हमारे घर आना चाहते हूँ। अब शानी इतनी अच्छी है पढ़ाई में नहीं, मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ। वो टीचर हर वक्त शानी को घूरते रहते हैं और वो कोई हमें पढ़ाते नहीं बल्कि एक्टिंग क्लास लेते हैं। वो जो हमारे कॉलेज में प्रोग्राम होने वाला है ना, उन्होंने सारा पैसा लगाया इस पर। और वो जिससे शानी को देखते हैं, जिस तरह से शानी को देखते हैं, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो शानी को पसंद करते हैं। अगर ऐसी बात है तो समझो हमारा काम हो गया। कब आ रहे हैं वो टीचर? पता नहीं, शायद इन्हीं दिनों में आए। फिक्र ना करने में पता लगा लूँगी। किंजा ने कहा, शानी के इस बर्थडे पर इसे बिग सरप्राइज़ मिलने वाला है, इर्तिज़ा की सोच से भी बड़ा। तो प्लीज़ अब तो मुझे वापस आने दें। मैं आए हुए भी बहुत वक्त हो गया है और बाबा की बात मान कर मैं सारा बिजनेस भी संभाल रहा हूँ। अब एक बार बाबा से बात तो करें, मुझे यकीन है वो इस बार मान जाएंगे। इर्तिज़ा इस वक्त दादो के पैरों पर झुका तेज़ी से इनके पैर दबा रहा था और साथ ही साथ शादी के बारे में इनसे बात करने के लिए मिन्नतें कर रहा था। देखो इर्तिज़ा, तुम्हारे बाबा ने कहा है कि जब तक तुम ठीक से बिजनेस नहीं संभालते तब तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। दादो ने बाबा का पैगाम इसके कानों तक पहुँचाया और जान छुड़ाई। इर्तिज़ा के तेज़ी से चलते हाथों में सुस्ती आई। तो संभाल तो रहा हूँ बिज़नेस, सारी मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ। अब तो बाबा कितने दिन ऑफिस नहीं आते, सारा काम मैं ही देखता हूँ। ऐसे में मुझे भी तो कोई चाहिए जो मेरा ख्याल रखे, मेरे पास रहे। इर्तिज़ा के हाथों में एक बार फिर से तेज़ी आई थी। देखो मेरी नवासी ना तो तुम्हारा ख्याल रखती है, ना सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखती है बल्कि तुम्हारे पास भी रहती है। और तुम्हें क्या चाहिए दादो? मैं इसे हमेशा हर वक्त अपने पास रखना चाहता हूँ। प्लीज़ दादू, एक बार शादी की बात तो करें। अगर बाबा नहीं माने तो दादी ने जानना चाहा तो मैं अपनी बीवी को भगा के ले जाऊँगा। इर्तिज़ा ने फ़ौरन इरादे बताए। वाह बेटा, मतलब दोनों सूरतों में तुमने अपना ही काम करवाना है, तो हमें बीच में क्यों लटका रहे हो? खुद ही कर लो। रुखसती दादो ने इसके हाथ अपने पैरों से झटकते हुए कहा। वो तो मैं करवा लूँ, लेकिन आपकी नवासी भी तो माने। वो ज़ेरे लब बरबराए। जिस दादो ने सुन लिया, फिर इसकी मासूम सी शक्ल देकर बोली, ठीक है मैं बात करती हूँ, मगर सिर्फ एक बार करूँगी। अगर नहीं मानता तो फिर मतलब ना। ओ दादू, आई लव यू सो मच। वो फ़ौरन का गाल चूमकर कमरे से बाहर भाग गया। यकीनन इसने शानी को बताना था। वो शाम काफ़ी देर से घर आया था। इसे यकीन था दादो अब तक तो बाबा से बात कर ही चुकी होंगी, लेकिन इसने शानी से इस बारे में कोई बात ना की थी। बाबा का क्या भरोसा, इससे पहले कि वो कोई और शर्त रखते वो शानी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। वो अपने कमरे में जाने के बजाय पहले दादो के कमरे की तरफ आया, लेकिन इस वक्त दादो बाबा के कमरे से बाहर निकलते हुए नजर आई। बाबा तेज़ नज़रों से इसे घूरते हुए आगे बढ़ गए। इनके पीछे पीछे दादो भी आई, पर उदासी से सर झुकाए इसके सामने से निकल गई। शिट, यानी बाबा नहीं माने। अब पता नहीं क्या चाहते हैं बाबा। इनकी मर्ज़ी के सारे काम तो कर रहा हूँ मैं। माना के मामू हैं, लेकिन इनकी भांजी मेरी बीवी है, थोड़ा सा तो तरस खाए। मुझ पर 2 साल हो चुके हैं निकाह को। वो मुंह लटकाता अपने कमरे में जाने लगा जब पीछे से बाबा की आवाज़ सुनाई दी, यहाँ आए बरखुदार।
वो घर के सारे घर वालों को भी बुलाएं। बाबा ने नौकर को इशारा करते हुए कहा। अगले 5 मिनट में सब लोग हाल में जमा थे। मैंने एक फ़ैसला किया है, आप सबको बताने के लिए यहाँ बुलाया। बाबा ने बात का आगाज़ किया। यहाँ आओ शानी बेटा। बाबा ने शानी को अपने पास बुलाया तो वो मुस्कुराते हुए इनके पास आ गई। तुम भी यहाँ आओ मेरे बेसब्रे बेटे। उन्होंने इर्तिज़ा की तरफ इशारा किया तो वह सर झुकाकर इनके साथ आकर खड़ा गया। मतलब हद हो गई, अब सबके सामने जलील करेंगे। इर्तिज़ा सोच कर रह गया। शानी बेटा, मैंने आपके बाबा से बात कर ली है, लेकिन फिर भी आपसे एक बार पूछना चाहूँगा, अगर आपको मेरे इस बेटे का साथ कबूल है तो हम 2 हफ्ते बाद रुखसती रखना चाहते हैं। बाबा ने शानी के सर पर धमाका करते हुए इर्तिज़ा को खुशखबरी सुनाई थी। सच्ची बाबा? शानी का फैसला सुनने की जहमत किए बगैर ही वो बाबा के सीने से लग गया। ऐसे यकीन था शानी कभी इनकार नहीं करेगी। आई लव यू सो मच बाबा, मुझे पता था आप ज़रूर मान जाएंगे। दादो शानी को देखें बगैर वो दादो के पास चला गया। कनीज़ और रुखसाना पर तो मानो घर की छत गिरी थी, जबकि शानी सर झुकाकर अंदर की तरफ भाग गई। सब ने इसका जाना फितरती शर्म व हया समझा था, जबकि सच तो ये था कि वो फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन इर्तिज़ा ये बात जानते हुए भी शादी के लिए जल्दी मचा रहा था। और इस बार तो सब घर वालों ने फैसला भी कर दिया था। बाबा तक भी पहुंच चुकी थी। हाँ, लेकिन जो भी था, इर्तिज़ा इसे आगे पढ़ने के लिए मना तो नहीं कर रहा था, वो बस इसका साथ चाहता था। इसमें कुछ गलत नहीं था। निकाह को 2 साल हो चुके थे। एक ही घर में रहते हुए भी अलग कमरे में रहना, पूरे ख़ानदान में बातें बन रही थी। इस दिन जो औरतें घर पर आई थी वो भी दादो से कई बार कह चुकी थी कि अब रुखसती करवाए क्यों नहीं रहे, लेकिन फिर भी इर्तिज़ा को बाबा से बात करने से पहले एक बार तो इससे बात करनी चाहिए थी, एक बार तो इसकी राय लेनी चाहिए थी। क्या इस रिश्ते में इसकी कोई मर्जी अहमियत नहीं रखती? क्या इर्तिज़ा की नज़र में वो फैसला करने का हक़ नहीं रखती? क्यों इर्तिज़ा हर मामले में अपना फ़ैसला इस पर थोपता था? ठीक कहती थी किंजा, इस रिश्ते में सिर्फ इर्तिज़ा की चलती है, शानी तो कुछ है ही नहीं। अब रोने का फ़ायदा शानी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। इर्तिज़ा की हर बात मानकर तुम इसे खुद पर सवार कर रही हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा ही होता है जब लड़कियां अपने फ़ैसले खुद से करने का हौसला नहीं रखती। तुम्हारी ज़िंदगी क्या है शानी? तुम्हारी माँ मर गई है, तुम्हारा बाप तुम्हें नानी के घर छोड़कर चला गया। अब भी वक्त है शानी, थोड़ा सा हौसला पैदा करो। बात करो अपने मामू से कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, वरना तुम जानती हो क्या होगा। इर्तिज़ा ज़िंदगी भर तुम पर अपना हुक्म चलाएगा और तुम्हें इसकी हर बात माननी पड़ेगी। तुम ठीक कहती हो, मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी शादी की बात मामू से कैसे करूँ? मैं इर्तिज़ा से बात करती हूँ, हो सकता है वो मेरी बात को समझे। मैं इन्हें बताऊँगी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, वो मेरी बात को ज़रूर मानेंगे। मैं अभी जाती हूँ, अभी मुझे बात करनी होगी। वैसे भी बहुत देर हो गई ही है, 9 बजने वाले हैं। इसने घड़ी पर टाइम देखा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। सुनो शानी, इर्तिज़ा कुछ भी कहे इसकी बात नहीं मानना। तुम्हें अपना फ़ैसला इसे सुनाना है, ना कि इसका फ़ैसला खुद पर हावी करना है। बेस्ट ऑफ लक, हिम्मत मत हारना। कनीज़ पीछे से 2 घंटे से इसका ब्रांड वॉश कर रही थी और तकरीबन इस काम में कामयाब भी हो गई थी। वो शानी को जिस हद तक इर्तिज़ा के खिलाफ कर सकती थी कर चुकी थी। अब इसे देखना था कि वो किस हद तक कामयाब हुई है। इर्तिज़ा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने खुला होने के बावजूद शानी ने दरवाज़ा खटखटाया था। अरे मेरी जान, 2 हफ्ते के बाद तुमने वैसे भी इसी कमरे में आना है, तो तुम्हें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? बस अपना समझ के आ जाया करो। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसने कमरे में कदम रखते हुए कहा। आप कहें तो सही जनाब, हमारा पूरा वजूद कान बनकर सुनेगा। वो शौक हुआ। नहीं, पूर को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ही सुने, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो रूठे हुए अंदाज में बोली। इर्तिज़ा के तो वैसे भी दिलो जान से निसार थे इसके इस अंदाज़ पर। वो मुस्कुराता हुआ सीधा हुआ। जी हुक्म मेरी जान। इर्तिज़ा प्लीज़ सीरियस हो जाएं, मुझे सच में आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बिल्कुल सीरियस नज़र आ रही थी। तुम्हारे मामले में मैं हमेशा से सीरियस हूँ, बताओ क्या कहना चाहती हो? देखने में वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था, बल्कि नज़रें अब भी शौक थी। आप दूर से मुझे सुनाई नहीं दे रहा, इतने दूर से मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इर्तिज़ा इसका हाथ खींचकर इसे अपने बराबर बेड पर बिठाया। यहाँ आकर बोलो ताकि मैं हरफ सुन सकूँ, वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। इर्तिज़ा आपको पता है ना मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या ये शादी पेपर की बात नहीं हो सकती? शानी ने तहम्मुल से बात शुरू की, क्योंकि वो जानती थी वो जितने प्यार से इससे बात करेगी वो इतना जल्दी इसकी बात को समझेगा। ओह, ये मुंह तुम्हारा एग्ज़ाम की वजह से बना हुआ है। देखो शानी, इतना पर के तुमने क्या करना है? मैंने कौन सा तुमसे कोई जॉब करवानी है? और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो वो शादी के बाद भी दे लेना, मैं तुम्हें कौन सा मना कर रहा हूँ। और जहाँ तक शादी की बात है तो शादी जब तय आई है तभी होगी। मैं ऑलरेडी बहुत सब्र कर चुका हूँ, मज़ीद नहीं करना चाहता। जितने आराम से शानी ने इससे बात की थी, इर्तिज़ा ने भी इतने ही आराम से जवाब दिया। अब जाओ, इतनी टेंशन मत लो, जाकर शादी की तैयारियां करो। उसका गाल थपथपाते हुए बोला। क्यों? मेरी कोई मर्ज़ी नहीं है क्या? मैं अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकती? इर्तिज़ा के इस रिश्ते में मेरी मर्ज़ी का होना ना होना एक बराबर है। शादी तय करते हुए एक बार मुझसे नहीं पूछा गया, ना ही मुझे पहले किसी ने बताने की ज़हमत की। क्या आपकी नज़र में मेरी कोई मर्ज़ी अहमियत नहीं रखती? वो बोलते हुए इसकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
शानी ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम रो क्यों रही हो? ऑफ कोर्स मेरी जान, तुम्हारी मर्ज़ी अहमियत रखती है, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ये सब कुछ। शानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा साथ चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है ये सब कुछ तुम अपनी पढ़ाई के लिए कह रही हो। अरे बाबा जितना पढ़ना है पढ़ लेना, कभी मना नहीं करूँगा। वो इसके आंसू अपने दोनों हाथों से साफ़ करते हुए बोला, लेकिन इसके आंसू थे तो जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इतनी खुशी के मौका पर इंतज़ार इसके ये आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शानी क्या इस फैसले में तुम्हारी मर्ज़ी शामिल नहीं है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? नहीं करती तुम मुझसे मोहब्बत? उसका चेहरा अपने हाथों में थामे हुए बोला। और यही तो था शानी का वीक पॉइंट। वो कैसे कहती कि वो इससे मोहब्बत नहीं करती, इसे शादी नहीं करना चाहती। बिल्कुल सच तो ये था कि वो पहले ना सही, लेकिन जिस दिन से वो उसके निकाह में बंधी थी, जिस दिन से इसे चाहने लगी थी, वरना इससे पहले तो वो अपने दिल के जज्बात को इसने कोई नाम ही ना दिया था। बोलो शानी, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या इस रिश्ते में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है? क्या नहीं करती तुम मुझसे प्यार? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इस रिश्ते से इनकार कर देता हूँ। जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक तुम्हारी रुखसती नहीं होगी। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते में नहीं बांधूंगा। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो इस रिश्ते की कोई बुनियाद नहीं है। मैं अभी जाके बाबा का इनकार कर देता हूँ। और इसके करीब से उठकर जाने लगा जब शानी ने इसका हाथ थाम लिया। नहीं इंतज़ार, ऐसी बात नहीं है, मैं ये शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ अब इस रिश्ते के लिए इनकार ना करें। मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं। प्लीज़ आप इस बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। वो उसका हाथ अपने हाथों में मजबूती से थामते हुए बोला, बहुत देर हो गई है, तुम अपने कमरे में जाओ। इर्तिज़ा बिल्कुल सीरियस था, जबकि शानी भी बिना कुछ बोले कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद इर्तिज़ा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और एक ज़ोरदार कहकर लगाया, बेवकूफ़ लड़की, तुम खुद ही तो कहती हो कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल करने में माहिर हूँ, और तुम खुद ही ये बात नहीं समझ पाती। क्या कोई बात नहीं, 2 हफ्ते के बाद ये बात तुम्हें ठीक से मैं समझाऊंगा। मेरी बेवकूफ़ हसीना, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में हिस्सा ले रहा था, जबकि रुखसाना एक तरफ मुंह बना कर बैठी हुई थी। इन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब ना था। कल रात जब शानी ने कहा था कि वो इर्तिज़ा को नहीं मना पाई, तो किंसा ने शानी पर खूब गुस्सा निकाला और इसे बेवकूफ़ और बुज़दिल कहकर उसके कमरे से चली गई। सुबह शानी का कॉलेज जाना था, लेकिन नानू ने इसे अच्छा खासा डांट दिया। कुछ दिनों में तुम्हारी शादी है और तुम्हें कॉलेज की पड़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की। इसने उम्मीद भरी नज़रों से इर्तिज़ा की तरफ देखा, जिसने ये कह दिया कि आज छोड़ो, तुम कल चली जाना। बस फिर क्या था, शानी को कम से कम जाने की तो इजाज़त मिल गई, यही बहुत था। जबकि किंसा ने इसकी तरफ देखकर अफसोस से गर्दन हिलाई और वो कॉलेज चली गई। तो क्या वहाँ खड़ी है, यहाँ आके देख, मेहंदी का जोड़ा मंगवाया है तेरे लिए। दादो ने इसे एक ही जगह पर बुत बने देखकर कहा, दादो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, शानी ये नहीं पहनेगी। शानी अभी तक मेहंदी के जोड़े को हाथ में लेकर देख रही थी जब इर्तिज़ा बोला, अरे इतना अच्छा तो है, शानी को काफ़ी पसंद आया है। शानी अगर ज़्यादा अच्छे का ऑप्शन हो तो सिर्फ अच्छा क्यों लें? तुम्हारे पास तो हर चीज़ सबसे अच्छी होनी चाहिए। आहर दुनिया के बेस्ट दूल्हे की बेस्ट दुल्हन हो तुम। मगर मुझे आपसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन, और अगर मुझे आपसे ज़्यादा ऑप्शन मिल गया तो? वो शरारती अंदाज में बोली। इसकी इस बात पर इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जो हो, या यह बात इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो तुम बताओ क्या करोगी? इर्तिज़ा बिल्कुल सीरियस होकर बोला, आपने ही तो कहा अगर अच्छे से ज़्यादा अच्छे का ऑप्शन हो तो ज़्यादा अच्छे वाले को चूज़ करना चाहिए। शानी अब भी मुस्कुराई थी, अगर तुम्हें मुझसे ज़्यादा ऑप्शन मिला ना शानी, तो मैं जान ले लूँगा इसकी। वो इतने ज़ोर से चिल्लाया कि शानी के साथ दादो भी बौखला गई। वो मजाक कर रही थी इर्तिज़ा, दादो बोले भी ना रह सकी। इससे कह दे दादो कि आज के बाद मुझसे ऐसा मजाक न करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से कहता वहाँ से उठकर बाहर निकल गया, जबकि शानी काम कर रह गई। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती कमरे में दाखिल हुई तो उसे पता था कि वो इससे बहुत नाराज़ है। कमरे में गुप अंधेरा था और सिगरेट का धुआं पूरे कमरे में फैला हुआ था। वो अक्सर जब बहुत परेशान होता तब सिगरेट पीता था, और ये बात घर में सिवाय शानी के और कोई नहीं जानता था, लेकिन बाबा को अंदाज़ा था। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझसे नाराज़ हैं ना, तो मुझ पर गुस्सा निकालें, अपनी सेहत क्यों ख़राब कर रहे हैं? इसने इर्तिज़ा के लबू से सिगरेट निकालते हुए ज़मीन पर फेंका था। ये सिर्फ तुम्हारी हिम्मत है, मैं सिर्फ तुम्हें ऐसा करने देता हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस वक्त तक मेरे हाथ का थप्पड़ खा चुका होता। वो बेइंतहा गुस्से से कहता। वो इससे मुँह फेर गया, तो मुझे भी मार लें थप्पड़, लेकिन कम से कम अपनी सेहत तो ख़राब ना करें। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती ना तो सब कुछ नहीं कहती। वो इसकी बात अरे हुए बोला। इर्तिज़ा वो सिर्फ एक मजाक था और कुछ भी नहीं। शानी ने इसके सामने आकर बैठते हुए कहा, हाँ मजाक, और वो तुम्हारा मजाक अगर मेरी जान निकाल देता तो? वो इसके दोनों बाजू थाम कर अपने करीब करते हुए बोला। इर्तिज़ा क्या होता जा रहा है आपको? वो सिर्फ एक मजाक था, सिर्फ मजाक। आप एक मजाक को इतना सीरियस कैसे ले सकते हो? वो बेबसी से बोली, जबकि अपना आप छुड़वाने की वो नाकाम कोशिश कर रही थी। तुम्हारे मामले में मैं इतना ही सीरियस हूँ शानी, ये बात तुम हमेशा से जानती हो। शानी को अपने बाजू में इसकी उंगलियां दसती हुई महसूस हुई। अच्छा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दे। वो हमेशा की तरह इसके सामने हार गई। कर दूंगा माफ़, मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, वो मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है,
चलें, वो जानती थी कि अगर इस वक्त इसने इर्तिज़ा के सामने इनकार किया तो वो इससे 2 हफ़्ते तक बात नहीं करेगा, और ये बात भी इसे छुपी हुई ना थी कि इस घर में इर्तिज़ा के अलावा किसी की नहीं चलती थी। और इसने इस शादी के बाद अपनी पढ़ाई के लिए भी तो मनाना था, क्योंकि नानों ने कहा था जितना पढ़ लिया इतना काफ़ी है, हमने कौन सा तुमसे कोई नौकरी करवानी है। जबकि शानी अपनी पढ़ाई के शौक़ को बीच में छोड़ नहीं सकती थी, और इत्तेफाक से जिस दिन इसका शो था इसी दिन इसकी मेहंदी की रस्म अदा होनी थी। गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी सारी बातें ज़िंदगी भर मानती रहना। और प्यार से इसका गाल थपथपाकर फ्रेश होने चला गया। अब ये क्या बात हुई? तुम्हारी मेहंदी है शानी, और तुम इस दिन कॉलेज जाओगी, मैं नहीं जाने दूंगा, और ना ही दादों से इस बारे में कोई बात करूंगा। तुम्हें पता है ये सारी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी शादी हर लिहाज से परफेक्ट करना चाहती हूँ, और तुम शादी वाले दिन अपने कॉलेज में शो के लिए जाओगी। नो नेवर। क्या हो गया है आपको इर्तिज़ा? एक ही तो ख्वाहिश है मेरी, इसे पूरा करने दें। नानों ने तो शादी के बाद पढ़ाई पर भी पाबंदी लगा दी है, मना कर दिया है, मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगी। शानी उदासी से बोली। बिल्कुल ठीक किया दादों ने तुम्हें कॉलेज पर जाने से मना करके। कोई नहीं पढ़ने वाली तुम शादी के बाद। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद तुम अपना सारा वक्त पढ़ाई पर ज़ाया कर दो। बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब तुम सारा ध्यान मुझ पर दोगी, इस पढ़ाई पर नहीं। इसने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा। इससे अच्छा है कि मैं बाबा के पास तुर्की चली जाऊँ, तो कम से कम अपनी मर्ज़ी से अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर सकती हूँ। यहाँ पर तो मेरी किसी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। मेरी शादी हो रही है जिसके लिए मुझसे एक बार भी पूछा तक नहीं गया। शादी के बाद मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती। एक दफ़ा स्टेज पर सबके सामने परफॉर्मेंस करना चाहती हूँ, लेकिन इसके बीच में भी ये शादी आ गई। कम से कम ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। मैं एक पुतली हूँ, एक बेजान गुड़िया जिसकी अपनी कोई मर्ज़ी ही नहीं होती, दूसरों के कहे पर चलती है। मैं भी ऐसी ही हूँ। अच्छा बाबा, कर लेना अपनी परफॉर्मेंस। वो आहिस्ता आहिस्ता बरबराती इसके साथ चल रही थी जब इर्तिज़ा ने कहा, इर्तिज़ा आप सच कह रहे हैं ना? बाद में बदल तो नहीं जाएंगे? वो चहकते हुए बोली। इसका खुशी से दहकता चेहरा देखकर इर्तिज़ा भी मुस्कुराया। हाँ सच कह रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने इस तरह की बातें मत किया करो। पता नहीं कौन कौन से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं मैंने तुम पर। ये शादी सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी मर्ज़ी से हो रही है। और दोबारा ये तुर्की जाने की बात मत करना, टांगे तोड़ कर रख दूँगा। और जहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई की बात है तो चली जाना शादी के बाद कॉलेज में, तुम्हें मना नहीं करूँगा। बस का हाथ थामते हुए अपने साथ मॉल के अंदर ले आया। इर्तिज़ा आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। वो खुशी खुशी इसके साथ मॉल के अंदर चलिए। अच्छा, शादी की ड्रेस तुम्हारी मर्ज़ी से होगी और मेहंदी की तुम अपनी शादी की ड्रेस मेरी मर्ज़ी से होगी और मेहंदी की तुम अपनी मर्ज़ी से ले लो। बाद में ये मत कहना कि ड्रेस भी अपनी मर्ज़ी की नहीं दिलवाई, यहाँ पर भी तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। वो शरारत से बोला। इर्तिज़ा को अपना मजाक बनाते देखकर वो चिढ़ गई थी, लेकिन इर्तिज़ा के खुशगवार मूड पर वो कुछ बोली नहीं थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे बच्चे? तुम्हारी नानों ने कहा है कि ये सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, इसीलिए मैं खामोश हो गया। बेटा अभी तो तुम्हारी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई, इतनी जल्दी शादी, वो भी इतनी कम उम्री में। मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है शादी की? अगर तुम पर इर्तिज़ा का प्रेशर है तो तुम मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें तुर्की बुला सकता हूँ। तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं सबको ठीक कर दूँगा। और वैसे भी तुम दोनों का निकाह तो हो ही चुका है, तुम दोनों जब चाहे शादी कर लेना। लेकिन इस वक्त मुझे इतनी जल्दी तुम्हारी शादी ठीक नहीं लग रही है। मैंने तुम्हारे मामू से पूछा, उन्होंने कहा कि इस शादी में तुम्हारी मर्ज़ी है, और अगर ऐसा है तो मुझे एतराज़ नहीं। लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं दिल से रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ, फ़िलहाल नहीं हूँ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैं इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता। बाबा ने आज से काफ़ी दिनों के बाद फ़ोन किया था और एक ही बात बार बार कहे जा रहे थे कि वो इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। वह भी बाबा की बात से एग्री करती थी, लेकिन वो क्या करती? इर्तिज़ा से मोहब्बत में वो इस हद तक डूब चुकी थी कि अब आगे कोई किनारा ही ना बचा था। बाबा मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, आप परेशान मत हों। ये शादी मेरी मर्ज़ी से हो रही है। और जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है तो इर्तिज़ा ने मुझसे वादा किया कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ, और मैं तुर्की नहीं आना चाहती। मैं वहाँ क्या करूँगी? वहाँ आकर मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप प्लीज़ मेरी शादी में आ जाइएगा। मेरी जान, ये मुमकिन नहीं है। तुम जानती हो यहाँ मेरा कितना काम है। मैं अगर एक दिन भी ये काम छोड़ दूँ तो बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। बाबा के लहजे में बहुत परेशानी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बच्ची की शादी पर नहीं आना चाहता? ये तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी इकलौती बेटी को अपने हाथों से रुखसत करना चाहता हूँ। इस बारे में मैंने तुम्हारे मामू से भी बात की है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि इर्तिज़ा को जल्दी है, वरना वो मेरे वहाँ आने तक शादी के लिए इंतज़ार ज़रूर करते। बाबा के शादी पर ना आने की बात सुनकर शानी बहुत उदास हो गई थी। बाबा क्या आप मेरी शादी पर भी नहीं आएंगे? वो अपने आंसू साफ़ करते हुए बोली। मेरा बच्चा, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। बाबा की उदासी से आवाज़ आई। बस इतना कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि सात समुंदर पार बैठा इसका बाप एक लफ्ज़ जिसका कोई मतलब नहीं था सुनकर तरफ उठा।
मेरी जान इतनी सी बात पर परेशान हो गई, मैं तुम्हें हनीमून पर तुर्की लेकर जाऊंगा। वो अभी इसके कमरे में आया तो उसे रोता हुआ देखकर वजह पूछने लगा। इसकी उदासी इर्तिज़ा को अच्छी न लगी थी। इर्तिज़ा, क्या यह आपके लिए छोटी सी बात है? वो आंसू बहाते हुए पूछने लगी। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बल्कि ये तो मसला कश्मीर है, लेकिन हम इस मसला कश्मीर को शादी के बाद हल करेंगे। वो इसे मनाते हुए आंसू साफ करने लगा। इर्तिज़ा, आपके लिए हर बात एक मजाक है क्या? मेरा बाप मेरी शादी पर नहीं आ रहा और आप इस बात को हंसी में उड़ा रहे हैं। वो दुख से बोली। बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे हंसी में नहीं उड़ा रहा। मैं बस तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बाबा भी तो तुम्हारे बाबा हैं, जबकि मुझसे ज़्यादा तुम्हारे हैं। अगर इस घर में और भी लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी उदास शक्ल देखकर उदास हो जाते हैं। दादों के बारे में सोचो, तुम्हारे लिए कितनी खुश है वो। कल मैं इनके कमरे में गया तो अंदर बैठे रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, मेरी बेटी को रुखसत कर रही हूँ। इनकी बात सुन इसकी बात पर शानी नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। वैसे मुझे इनकी बात पर हंसी आ रही थी। तुम कौन सा रुखसत होकर कहीं और जा रही हो? लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर उन्होंने तुम्हें पाला है, तुम्हें इतना प्यार दिया है, तुम भी तो इनसे इतनी मोहब्बत करती हो। तुम्हारे रुखसत होने पर इन्हें दुख तो होगा ही ना। अब बेशक तुम रुखसत होकर बस एक कमरे से दूसरे कमरे में ही जाओगी। बाबा भी परेशान थे ये सोचकर कि तुम रुखसत हो रही हो। अरे भाई, मुझे समझ में नहीं आता आखिर मसला क्या है। वो लोग सिर्फ तुम्हें दूसरे कमरे में भेज रहे हैं और वो भी इसी घर में मौजूद है, और रोना धोना ऐसे मचा रखा है जैसे तुम्हें दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट कर रहे हूँ। इर्तिज़ा ने इसके मुँह से इस तरह मुंह बनाकर कहा कि शानी की हंसी निकल गई। आप नहीं समझ सकते इर्तिज़ा साहब, ये माँ बाप की मोहब्बत अपनी बेटी के लिए होती है। वो मुंह बनाकर बोली और अपना चेहरा धोने के लिए वॉशरूम में चली गई। अगले 5 मिनट में वो मुकम्मल फ्रेश होकर ऐसे ही अपने कमरे में बैठा छोड़कर बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर के बाद इर्तिज़ा बाहर आया तो वो दादो और बाबा के दरमियान बैठी इनसे लाड उठवाने में मसरूफ़ थी। वो भी मुस्कुराते हुए इनके पास आ बैठा, जबकि दरवाजे पर खड़ी रुखसाना और कनीज़ ये मंजर देख कर एक बार फिर से जल उठी थी। जल्दी कुछ करें फूफो, यहाँ तो शादी होने जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि मैं इर्तिज़ा को खो दूँगी। किंज़ा ने रोने जैसी शक्ल बना कर कहा। हाँ, तो तुम्हें जो काम दिया है वो करो। आजकल तो शानी कॉलेज नहीं जा रही। फूफो गुस्सा दबाने की कोशिश करते हुए बोली, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इस काम के लिए उन्होंने गलत इंसान को चुना है। मैं गई थी ऑफिस, आज वहाँ तंजील सर थे ही नहीं, पर फिक्र ना करें, मैं कल ज़रूर अपना काम करके आऊँगी। किंज़ा गनीज़ के ऑफिस के बाहर खड़ी इससे अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। इसे देखते ही तंजील मुस्कुराया और इसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। किंज़ा, आज मैं वैसे भी आपसे बात करने के लिए आ रहा था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रोशानी इतने दिन से क्यों नहीं आ रही? इसे बैठने का इशारा करते हुए वो पूछने लगा। वो दरअसल सर, इसकी शादी होने जा रही है। किंज़ा ने एक अंदाज से तंजील के सर पर धमाका किया। शादी? क्या मतलब शादी इतनी जल्दी? अभी इसकी उम्र ही क्या है? तंजील को वाकई किंज़ा की सोच के मुताबिक झटका लगा था। सर, ये बात हम समझते हैं, वो लोग नहीं समझते जिन्होंने इसे पाला है ही इसी मकसद के लिए। मेरा मतलब है, मुझे भी शानी पर बड़ा तरस आता है। आप देखें ना, 2 साल पहले वो सिर्फ 16 साल की थी जब इसका निकाह हो गया, और निकाह भी किसके साथ, जो उम्र में इससे 7-8 साल बड़ा था। पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो लोग कौन सा इस चीज़ को देखते हैं। मेरी बहन जैसी सहेली की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। किंज़ा लहजे में उदासी लाते हुए बोली। किंज़ा, प्लीज़ मुझे साफ साफ बताइए, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? किसका निकाह हुआ है 2 साल पहले? रोशानी की शादी इतनी अचानक क्यों हो रही है? वो मज़ीद इसकी फजूलियात नहीं सुन सकता था। सर, दरअसल इसकी माँ का इंतकाल हो गया था, बाप इसे छोड़कर चला गया। तब वो महज 1 साल की थी। इसे इसके मामू और नानों ने पाला, जिसके बाद इसके मामू का बेटा इर्तिज़ा भी इसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा। फिर गया बिना इससे पूछे, बिना इसकी मर्ज़ी जाने ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया 2 साल पहले, और अब ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। ज़बरदस्ती शादी? इर्तिज़ा ने इसकी बात काटी। जी सर, किंज़ा इसके चेहरे पर जांचती नज़रों से देखते हुए बोली। इसे यकीन था वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। एक मासूम लड़की की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। तंजील तेज़ आवाज़ में बोला। क्या कर लेंगे आप सर? क्या आप इसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे? क्या आप सबको बताएंगे कि शानी आपसे मोहब्बत करती है? किंज़ा की बात पर तंजील अजीब सी नज़रों से इसे देखने लगा। आई एम सो सॉरी, ये बात इसने मुझे बताने से मना किया था। आई एम सॉरी, मैं कुछ और बताना चाहती थी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। किंज़ा घबराने की भरपूर कोशिश कर रही थी। 1 मिनट किंज़ा, जो तुमने कहा है क्या वो सच है? क्या रोशानी मुझसे? जी सर, लेकिन वो इर्तिज़ा से बहुत ज़्यादा डरती है। वो कभी आपको ये बात नहीं बता सकती, मगर इसने अपने दिल की बात मुझसे शेयर की थी, अपना राजदार बना के। और मैंने, किंज़ा खुद को मलामत करते हुए बोली। किंज़ा, आपको इस बात का यकीन है ना? तंजील को कभी भी शानी के रवैये से ऐसी कोई बात महसूस ना हुई थी। सर, क्या हो गया है आपको? ये बात इसने खुद मुझे बताई है, वरना आपको लगता है कि इस दिन जब
आपने हमारे घर आने की बात की तो वो कुछ बोली क्यों नहीं? क्योंकि इसे आप में अपना मसीहा नज़र आता है। वो आपसे मोहब्बत करती है, चाहती है कि आपको, लेकिन ये बात इसने मुझे आपको बताने से मना की थी, बल्कि किसी को भी बताने से मना किया था और मैंने आपको बता दी। आपने बहुत अच्छा किया किंजा, और बिल्कुल ठीक सोचा आपने। मैं रिश्ता लेकर इसके घर ज़रूर जाऊंगा। आपने बस इसे इस बात के लिए राज़ी करना है कि वो मेरे रिश्ते के लिए हाँ बोले। बाकी पुलिस केस करके तलाक का इंतज़ाम मैं खुद करवा लूँगा। वो 18 साल की बालग लड़की है जो अपना सही और गलत खुद समझती है। आपने एक दोस्त होने का हक अदा किया है, बस एक और एहसान करें मुझ पर। इसे कहिए कि सबके सामने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दे। और जहाँ तक बात है इस रिश्ते की, तो इसे कहिएगा कि सबके सामने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दे। और जहाँ तक बात है इर्तिज़ा की, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एहसन हैदर का मुकाबला भी कर लूँगा और उसके बेटे इर्तिज़ा हैदर का भी। नहीं इर्तिज़ा, मैं थक चुकी हूँ। मुसलसल कितने दिन से हम बाज़ार के चक्कर लगा रहे हैं, अब मैं नहीं जा सकती। शानी ने हार मानते हुए कहा, शानी ये लाश है यार, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बस आखिरी बार मेरे साथ चलो। इर्तिज़ा इसकी मिन्नतें करने लगा, कोई लाश नहीं है, आपका लाश होगा ही नहीं, फिर कुछ ना कुछ और निकल आएगा। आप ऐसा ही करें, मामू या नानू में से किसी को ले जाएं, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं नहीं जा रही। वो आज सुबह से 2-3 बार बाज़ार से होकर आए थे, लेकिन इर्तिज़ा का अपनी शादी को परफेक्ट बनाने का शौक़ इसे बहुत महंगा पड़ रहा था। हर थोड़ी देर में वो कोई ना कोई चीज़ बोल कर इसे अपने साथ लेकर बाज़ार चलने लगता, जबकि मायूं की रस्म के लिए वो मना कर चुका था। इसका कहना था कि शानी को देखे बगैर वो एक दिन भी नहीं रह सकता, इसलिए मायूं की रस्म होगी ही नहीं। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी वो ना मानी और वो उठकर अपने कमरे में आ गई। इर्तिज़ा थोड़ी देर के बाद इसके कमरे में आया तो वो सो रही थी। वो वाकई काफ़ी थक चुकी लग रही थी। इर्तिज़ा ने इसे मज़ीद डिस्टर्ब ना करते हुए इसके कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल आया। शानी भी बहुत अजीब है ना, अभी बाहर आकर सोफ़े पर बैठा ही था जब किंजा बोली। वो इसे कम ही मुहातिब करता था, खासकर इस दिन के बाद तो बुलाना ही छोड़ दिया था, लेकिन शानी इसे किसी न किसी बात में घसीट लाती थी। फिर मजबूरन इसे इससे बात करनी पड़ती। क्या मतलब, बात अगर शानी के बारे में थी तो वो इससे क्यों ना पूछता। अरे मतलब मुझे तो इतना शौक़ है शादी के लिए अपनी चीज़ें लाने का। मुझे क्या, हर लड़की को होता है, लेकिन एक शानी है जो ऐसे नखरे दिखा रही है। वैसे तो लड़कियां तब ऐसा करती हैं जब वो अपनी शादी से खुश नहीं हूँ, रुखसाना ने अंदर आते हुए कहा। लेकिन पप्पो, शानी अपनी शादी से खुश है, ये अलग बात है कि वो मुझे कह रही थी कि अगर इसके पास फ़ैसला करने का हक़ होता तो वो इतनी जल्दी शादी ना करती। और वो बात एक दूसरे से कर रही थी, मगर सुनाने की कोशिश इसे ही कर रही थी। वैसे इर्तिज़ा, इस मामले में आपने बहुत गलत किया। एक बार तो इससे पूछते, बेचारी, इसकी भी कोई मर्ज़ी होती। मेरा मतलब है, रोज़ कहती है कि शादी इसकी मर्ज़ी से नहीं हो रही। मुझे लगता है कि वो आपको पसंद करती है, आपसे शादी भी करना चाहती है। मैंने इससे पूछा कि वो आपसे मोहब्बत करती है तो कहने लगी कि इसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इसे किसी से मोहब्बत करने का मौका ही नहीं मिला। काश इसकी भी कोई लव स्टोरी होती। मेरा मतलब है, आप लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन वो तो अरेंज मैरिज कर रही है ना, वरना इतनी बेजार तो ना होती। अपनी शादी से किसी दुल्हन को देखा है इस तरह से मुँह बनाए हुए? वो कैसे अपनी शादी के कुछ दिन पहले सो रही है? मैंने तो कभी नहीं देखा। पप्पो, दादो, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। इनकी बातें सुनकर वो पक चुका था, इसलिए ऊंची आवाज़ में दादो को बुलाया जो किचन में कुछ काम करने में मसरूफ़ थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। इसकी शक्ल से ही लग रहा था कि किंजा और रुखसाना की बातों ने इसे गुस्सा दिलाया है। इतवार होने की वजह से आज किंजा कॉलेज नहीं गई थी। वो बेचैनी से बाहर टहलती तंजील का इंतज़ार कर रही थी। तंजील ने इसे आज रिश्ता लाने के बारे में बताया था। इर्तिज़ा आज घर पर ही था और एहसन साहब भी। सब कुछ किंजा और रुखसार की प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। आज इसने शानी को ज़लील करने का पक्का इरादा कर लिया था। किंजा, यहाँ आओ, लड़की, कोई काम काज देख लो, तुम्हारी सहेली की शादी है। दादो, जो कब से बाई लॉन में टहलते हुए इसे देख रही थी, कहने लगी, तो किंजा भी मुस्कुराते हुए इनके पीछे आई। दादो इसे हमेशा शानी की सहेली कहकर बुलाती थी। इससे पहले शानी की कोई सहेली ना थी, या अगर होती भी तो इर्तिज़ा रहने ना देता। इर्तिज़ा का कहना था शानी के वक्त पर सिर्फ़ और सिर्फ इसी का हक़ है, और इसकी ज़िद के आगे शानी हमेशा ही खामोश हो जाती थी। लेकिन किंजा के मामले में इसने इसे कुछ नहीं कहा था। शायद वो खुद भी समझ चुका था कि इससे किसी दोस्त की ज़रूरत है जिससे वो अपनी हर बात शेयर कर सके। अब वो सब कुछ इर्तिज़ा से तो नहीं शेयर कर सकती थी, इसीलिए जब इर्तिज़ा यहाँ से चला गया तो किंजा से इसकी अच्छी दोस्ती हो गई, और बाद में किंजा इसके घर में रहने के लिए आ गई। लेकिन इर्तिज़ा ये नहीं जानता था कि किंजा इस दोस्तों में से है जो अपनी चीज़ों के साथ साथ दोस्त की चीज़ें भी हथिया लेते हैं।
जबकि इर्तिज़ा के इनकार के बाद इर्तिज़ा को यही लगा था कि अब वो कभी भी इसकी तरफ पेशकदमी नहीं करेगी, और ऐसा ही हुआ। किंजा अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मेहमान के आने का पता चलने पर इर्तिज़ा और एहसन साहब बाहर आ गए। सर, मैं रोशाना का टीचर हूँ। इनके कॉलेज में जो प्ले हो रहा है इसे मैंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसने इर्तिज़ा को देकर बात शुरू की थी। जी हाँ सर, कैसे? हमारी बेटी ने बताया था कि आप इसे प्ले में से हीर का किरदार दे रहे हैं। वो बहुत खुशी हुई। गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना इसे बचपन से ही बहुत शौक था। स्कूल में भी बहुत सारे शोज़ में हिस्सा लेती थी। वो खुशी खुशी अपनी बेटी की काबिलियत के बारे में इसके टीचर को बताने लगी। जी सर, माशाल्लाह वो बहुत काबिल है, लेकिन मैं इन सब बातों के लिए यहाँ नहीं आया। मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और है। वो अब भी इर्तिज़ा को देखते हुए बोला। इर्तिज़ा, जो कब से इसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था, इसकी नज़रों में अपने लिए नफ़रत देख कर चौंका ज़रूर। जी, आप क्या कहने आए हैं? इसके सीरियस अंदाज को देखकर एहसन साहब परेशान हुए। सर, आप रोशानी को बुलाएं, इसके सामने बात होगी। इर्तिज़ा ने कहा। वो अंदर है, आप जो कहना चाहते हैं कहें। इस बार इर्तिज़ा बोला था। सर, मैं रोशानी का रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसने एहसन साहब से कहा। लेकिन देख, वो इर्तिज़ा की तरफ रहा था। अगले ही लम्हे इर्तिज़ा का हाथ तंजील के गर्बान पर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शानी का नाम इस तरह से लेने की? अगर इसके घर का पता मालूम कर ही लिया था तो ये भी मालूम कर लेते कि वो निकाहशुदा है। 2 साल पहले इसका निकाह हो चुका है। इसने गले से पकड़ कर इसे खड़ा किया था। हाँ, निकाह, ज़बरदस्ती का निकाह, जिसमें इसके दिल की खुशी शामिल ही नहीं है। सो गाइस, ये रही आप लोगों की एपिसोड। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। और अभी मुझे नेक्स्ट नावल की रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।